सबसे पहले दो चैप्टर का ब्लॉक बना के ये तुम्हारा हिस्सा है। एग्जेम्पशन एंड व्हाट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्जेम्पशन की यदि बात करोगे तो पहला जो एक फीलिंग दिए थे, एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड इनकम। पहली लाइन हम लोग कहते हैं कि जनरली इनकम टैक्स की भाषा ऐसा है कि एनी इनकम इज व्हाट टैक्सेबल। इनकम में जुड़ना चाहिए, सरकार टैक्स लेगी जब तक कि अनलेस दे आर व्हाट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट यानी आपके जीटीआई में नहीं आएगा तो आप अपनी मर्जी से किसी भी इनकम के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो लोग इसे बताए हैं कि भाई कौन सा इनकम तुम नहीं जोड़ने वाले हो। तो एक और फीलिंग बताए थे कि क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या कर इनकम टैक्स वाला क्यों ऐसा करता है, क्यों बोलता है कि ना इस इनकम पे टैक्स मत दो। दो कारण बताए थे। उस एक्टिविटी को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, वैसी हरकतों को, या फिर वो इथिकली या सोशली गलत होगा। तो बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम को सरकार प्रमोट करना चाहती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द है आपके खाने पीने का सामान का कम होना। तो सरकार चाहती है कि कंट्री अपने फूड ग्रेन वाले मामले में तो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि दूसरे देश से लाने का मतलब ये बहुत बड़ा सरदर्द है। हमने वाला नहीं दिया तो इसलिए कुछ एक चीज सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द, जैसे कि एडिबल ऑयल, खाने का तेल हम लोग 80% इम्पोर्ट करते रहो। उस चीज को छोड़ दो तो करीब करीब बाकी खाने के मामले में हम लोग क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। क्योंकि 145 करोड़ की आबादी को यदि नहीं मिला तो हम लोग कहते हैं कि जिंदगी में जितने भी रिवोल्यूशन है, सारे का सिविल वॉर, सारे का कारण में मेन पार्टी है खाने पीने का सामान का कम होना। फिर इंसान उस समय नहीं देखता, मार के खाएंगे, आपसे छीन के खाएंगे, फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर बोल के नहीं रहेगा उस समय। दूसरा था कि डबल अप टैक्सेशन को अवॉइड करना है, यानी एक जगह आप टैक्स ले लिए तो दूसरी जगह दोबारा क्यों लोगे भाई। तो एक एग्जांपल की पार्टनरशिप फॉर्म जब टैक्स दे दिया और वही इनकम जब पार्टनर को मिला, फिर वो क्यों दे दोबारा। और सोशली एंड इथिकली गवर्नमेंट अवार्ड दी है और तुमसे कहे कि अवार्ड तो दिए मेरे को टैक्स दो, थोड़ा गलत लगता है। ऐसी ही चीजों से हमारा एग्जाम्पशन भरा पड़ा है। तो एग्जाम्पशन की कहानी में फिर दो टुकड़ा और। कुछ इनकम फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं, जुड़ेगा ही नहीं। बट कुछ क्या है, पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं बहुत सारे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक से 12,000 का इंटरेस्ट मिला, बट सेक्शन 1015 कहता है कि सिर्फ कितना माइनस होगा, 3,500। तो हम लोग जब एग्जाम्पशन को याद करते हैं तो दो नजरिए से करते हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट है या वॉट पार्टली। और इसीलिए सवाल भी तुमसे दो तरह से पूछा जाता है कि 5 फुल्ली इनकम एग्जाम्प्ट का एग्जाम्पल बताओ। तो सवाल पूछते वक्त भी उनकी भाषा थोड़ी कुछ वैसी ही है। 17 मेंशन एनी 5 इनकम विच आर व्हाट फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसे बोले कि मेंशन एनी इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जैसे कि मेंशन एनी 2 इनकम विच आर व्हाट पार्शली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो याद रखना होगा थोड़ा सा कौन सा फुल्ली है और कौन सा पार्टली है। ओके, तो इसी सिलसिले में हम लोग मार्क किए थे जो जो एफ वर्ड डिनोट किया हो वो फुल्ली है, जो जो एफ वर्ड डिनोट किया हो वो क्या है, फुल्ली है। पार्टली तो सवाल के साथ साथ आप देख ही चुके हो, जैसे अभी दो का नाम लेता तो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट और दूसरा और एक क्या, चिल्ड्रन का जो माइनर वाला है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1014 है, वो सब तो फुल्ली नहीं है। तो इतना कुछ जो टैक्स पड़े उसी में से तो नाम बता देना। 1032 माइनर वाला 1500 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाला तुम्हारा पार्ट रहा, एचआरए है, इतना सारा नाम पड़े, बस सही से दो नाम बता देना। तो एफ डिनोट कर रहा है किसको, फुल्ली को। ओके, कुछ कुछ वर्ड एस लिखा हूं, एस ये सब सैलरी में डिस्कस है ज्यादा डिटेल, यहाँ तो सिर्फ नाम है बट इनका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे कहाँ, सैलरी चैप्टर में। कुछ कुछ के पहले मैंने पी लिखा है या बाद में, पी यानी प्रैक्टिकल सम जब बनाओगे ना तो वो हिस्सा साइलेंट रहता है, बस याद रहे कि इन सब का प्रैक्टिकल सवाल में इंप्लीकेशन रहेगा। आपको टोटल इनकम बोलेगा और नीचे एक नाम दे देगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, और वो फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां। तो एक तरह से यहाँ लिस्ट मैंने दिया है। क्वेश्चन अभी आपने देखा फुल्ली का नाम बताओ, पार्टली का नाम बताओ। प्रैक्टिकल के लिए मैंने इसलिए कहा कि म्यूचुअल फंड का इनकम एग्जेम्प्ट होता है, अदर सोर्स में नाम मिले तो वहां पे ये लिख के आगे बढ़ना होगा। माइनर का 1500 एग्जेम्प्ट होता है, क्लबिंग के लिए ये याद रखना पड़ेगा या बाकियों के लिए भी। एमपीएमएलए का डेली टैक्सेबल अलाउंस जो है वो डेली जो है वो मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस 3.5 इंडिविजुअल और 7.5 ज्वाइंट। पीपीएफ और आरपीएफ से जो पैसा मिलेगा, बट आजकल तो एक अमाउंट से बहुत ज्यादा मिला तो टैक्सेबल है, बट एक सर्टेन लिमिट तक वो क्या है,
एग्जेम्प्ट है। LIC इंश्योरेंस में जमा किया हो और मैच्योरिटी के समय मिला तो एग्जेम्प्ट है। या फिर प्रैक्टिकल के लिए एग्रीकल्चरल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम व्हाट पार्टनरशिप फर्म। तो बस इस चैप्टर से इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है। तो जहां की देख ही रहते 5 इनकम बताओ जो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर वाला करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल सवाल पे आएंगे। 2 इनकम बताओ जो पार्सली क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब देख 13 डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द व्हाट फॉलोइंग इनकम। मतलब यदि कहानी की बात करोगे जैसे मैंने कहा कि 5 तो है बट वर्ड ध्यान रहे व्हाट फुल्ली। अब इतनी बार देख लो अलग अलग जनरल में व्हाट ऑनेस्ट में कॉमन इक्वेशंस रिपीट करते ही है। स्पेशली बोला पार्सली तो फुल्ली का नाम मत लेना फिर। अब बोला कि चार्ली एक मेंबर है FHUF का, 1 लाख रुपया आउट ऑफ द फैमिली इनकम मिला 10 लाख में से। तो आपने भी पढ़ा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट HUF से मिला तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और सेक्शन लिख दिए तो और बढ़िया। तो शुरुआत में ही था सेक्शन 10(2), यदि लिख दिए तो और बढ़िया। फिर चमेली रिसीव एज ए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फिर कुछ क्वेश्चंस आज की तारीख में इरेलेवेंट हो जाते हैं। पहले क्या था, इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था और फॉरेन का टैक्सेबल। बट आजकल दोनों का डिविडेंड क्या है, टैक्सेबल। इसलिए आजकल इस तरह के क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग टी आऊंगा बाद में, ये भी उसी से रिलेटेड था। तो एग्रीकल्चरल इनकम में जाने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पशन की कहानी है। डिविडेंड वाला मैटर मैंने पहले कहा आज की तारीख में बदल चुका है। चलिए यही था एग्जाम्पशन। अब बात कर ले एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों मिला के 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज क्या है रहता है। एग्रीकल्चरल इनकम में जब आते हैं हम लोग फिर वही, ऐसे तो उसका एक टिपिकल पार्ट है एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन। हम लोग पढ़े हैं कि वो एग्जेम्प्ट होता है, बट उसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही सबकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। और उसमें बात निकल के आई थी टोटल 3 तरह का इनकम 2(1)A। आज तक डेफिनेशन पूछा नहीं है क्योंकि थोड़ा लेंदी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम, आज तक नहीं पूछा। मैं पूछा तो है, सॉरी। एक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम और 2 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एग्रीकल्चरल, और सिर्फ जनरल में ही पूछा है, ऑनर्स में पूछा ही नहीं आज तक। उसी सेंस में ही बोल रहे थे। नेक्स्ट चला, तो एग्रीकल्चरल इनकम को बस लिखते वक्त 3 चीज उसमें दिखा देना, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। चारों चीजें डिसाइड होनी चाहिए। होता क्या है, सवाल में आपने रेसिडेंस स्टेटस में देखा था एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाता था। उसलिए क्या हो जाता था, टैक्सेबल। क्योंकि यहाँ वर्ड क्लियर है कि वो लैंड सिचुएटेड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, तभी हम लोग एग्जाम करते हैं। दूसरा, हमने लैंड किराए पे दिया, खाली जमीन मान लो है, इसलिए किराए पे दिया। तो किसी ने कहा मेरे पास 10 गाय भैंसे हैं, आपके पास खाली जमीन है तो मैं आपकी जमीन पे ही उसे रखा करूं। बोला ठीक है भाई, 10,000 रुपया रेंट लेंगे। और वो मेरी जमीन पे अपने गाय भैंसों को रखता है या सामान रखता होगा। तो आपको लगता है एग्रीकल्चरल ना, ये चौथा कंडीशन फुलफिल नहीं करता। वो किराए पे दिए लेकिन वो लैंड यूज किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पज। यानी वैकेंट लैंड किराए पे दिए और वो उसे एग्रीकल्चरल में यूज नहीं कर रहा है, तब तो एग्रीकल्चरल नहीं होगा, फिर वो टैक्सेबल हो जाए। यानी सारी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो एक है रेंट और रेवेन्यू वर्ड, मतलब यहां एसएससी खुद कुछ नहीं कर रहा है, किसी को किराए पे दे दिया और वो उसका बदले में उसको क्या मिल रहा है, बस वो जमीन इंडिया में है और एग्रीकल्चरल पर्पज में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। दूसरा, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड, अब सच लैंड का मतलब वो इंडिया वाला, बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है भाई, खेती, मतलब वही सोइंग ऑफ सीड्स, जो प्रोसेस है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोसेस, वही वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, अब इससे वो डिफाइन सीधे सीधे नहीं करा। बोला भाई इंसान क्या करता होगा एक एग्रीकल्चरल में, फसलों को काट लेने के बाद फिर से मिट्टी को रेडी करना, बीज डालना, पानी डालना, फिर पेड़ पौधे का बड़ा होना, फिर उससे क्या करना,
काट लेना और उससे जो भी पैसा आया, दैट इज एनी इनकम। वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन तो चल वो जमीन की कहानी हो गई, लेकिन उससे निकालने के बाद प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो आया, जो रेज किए थे या रिसीव, जो रेज किए या रिसीव्ड एज रेंट इन, ये ऊपर वाला। हम किसी को जमीन दिए तो क्या बोले, आधा फसल हमको देना होगा, आधा फसल वो क्या किया, दे दिया। लेकिन हम उससे लेने के बाद वो बिना प्रोसेस किए, अब वो चावल का पेड़ ऐसे ही काट लिए मान ले धान का, तो ऐसे तो कोई वो लेगा ही नहीं भाई, उसको तो पहले सारे के सारे उसमें से धान के वो जो पार्ट है वो निकालने पड़ेंगे गेहूं के, तभी तो कोई उसे लेगा। तो वो प्रोसेस तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो खेती के बाद का प्रोसेस है। और वहीं पे मैटर ऑफ डिबेट है। बोला देख, फिट फॉर मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, बोला बेचने की अवस्था में लाने तक पहली बात, वो पैडी तो बिकता ही है, लेकिन अब उसी पैडी से तो राइस ऑयल भी निकलता है। तो राइस ऑयल तो तुम्हारा वो फिट फॉर सेल, अब सिर्फ पैडी तो बेच ही सकते थे, तो राइस ऑयल वाला पार्ट तो तुम्हारा वो इनकम नहीं मानेगा एग्रीकल्चर। तो बेसिक प्रोसेसिंग जिससे वो मार्केट में क्या किया जा सके, बेचा जा सके, फिर वो बोलता है कि वहां तक का जो इनकम होगा वो कहलाएगा व्हाट, एग्रीकल्चरल इनकम, फिट फॉर द मार्केट और व्हाट, सेल। इन सब के कारण ही वो टी, अब चाय का बागान, टी का लीव्स पेड़ को तोड़ा, फिर वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब प्रॉब्लम होने लगता है कि भाई कहां तक एग्रीकल्चरल, क्योंकि जिंदगी में हम लोग हर एक चीज तो नेचर से ही लिए भाई। एक नेचर उसे बीज से, सीड से थोड़ा थोड़ा ग्रो करके बहुत बड़ा कर देता है, और एक एज इट इज हम माइन से आयरन और वो सब क्या करते हैं। आप कुछ नहीं बनाए हो, सब वहीं से लिए हो, चाहे आप जिस रूप में लिए होगे, पानी भी उसी का लिए हो, तुम्हारा कहाँ होगा था भाई। एग्रीकल्चरल फैक्ट्री है तो माइन से सारे मिनरल्स आप क्या किए हो, निकाले हो, या फिर आप मिट्टी के द्वारा उसे क्या किए हो, ग्रो किए हो, तब जाके आप कुछ भी बना पाए हो। आप एसी भी बनाए हो तो सारी चीजें तो नेचर से ही लिए भाई, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा कहां से लिया, नेचर से लिया, चाहे जिस रूप में भी लिया हो तुम। आपकी अपनी औकात ही नहीं थी कि आप कुछ बनाए हो, बस उसका रूप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। एंड दैट इज वाई, बट एग्रीकल्चर में वो मिनरल वाले को नहीं पकड़ रहा, वाटर वाले को नहीं पकड़ रहा है। एग्रीकल्चरल में वो जो मेन पकड़ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी वाले को, एक सीड, छोटा सा कण जो नेचर के हेल्प से धीरे धीरे विस्तृत आकार भी क्या करता है, ले लेता है। उस घटनाक्रम को वो बोल रहा है एग्रीकल्चरल, इसका मतलब हम लोग उसी को कहते हैं। अब कोई बोले गाय भैंस रखा, वो कौन सा एग्रीकल्चर हो गया भाई, फिशिंग, वो तो एग्रीकल्चर नहीं हुआ। एग्रीकल्चर बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है, जबरदस्ती लोग उसे डालते थे, इसलिए उसने कहा भाई ये एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर का एक जनरल सेंस जो है वही रहेगा। आप कुछ भी इनकम को जबरदस्ती डाल के बोलो एग्रीकल्चर है, बोला भाई ये कौन सा नजर से बोला एग्रीकल्चर है। हाँ, मैंगो का पेड़ वो भी एग्रीकल्चर है, बिकॉज बेसिक कहानी वही है, क्योंकि कुछ फार्मर जरूरी नहीं कि चावल दाल गेहूं की खेती करें, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, फल की खेती करें। अब वो फल की खेती हो, फूल की खेती हो, या खाने पीने का अनाज हो, या कॉमर्शियल जूट हो, कॉटन हो, या मेडिकल प्लांटेशन हो, ये कुछ भी हो, बस वो एक सीड को ग्रो करके उसे क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उस तरह की हरकत रही तो ही आप एग्रीकल्चरल इनकम के दायरे में आओगे। और सीधे सीधे जो कर रहा उनके लिए भी, तो दो टुकड़ा तो एग्रीकल्चर पे रहा, लेकिन तीसरा एनी इनकम डिराइव फ्रॉम व्हाट, यहां जमीन की बात नहीं हो रही है, बिल्डिंग और फार्म हाउस यूटिलाइज्ड इन कनेक्शन विद व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब अब तुमको भी मालूम है यार, फसलों को निकाल करके कहाँ रखेंगे, गोदाम के, फार्म हाउस, घर, उसके जो सारे औजार औजार है वो कहाँ रखेंगे। एग्रीकल्चरल जो वर्कर वर्कर यदि हमारे पास 40-50 है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, रूम देंगे ना। बस वो सारा जो बिल्डिंग और फार्म हाउस है वो कहाँ यूज हो रहा है, किस कनेक्शन में हो रहा है। तो बोला सर इसमें इनकम मिलने की तो बात ही नहीं है, बात इनकम मिलने का ही नहीं है। यदि वो ये पॉइंट नहीं बोलता ना, और तुम्हारे पास 10 घर होते तो हाउस प्रॉपर्टी वाला टैक्सेबल कर देता। हाउस प्रॉपर्टी वाला क्या कर देता, बोलता भाई 2 घर छोड़ दिया, बाकी 8 तो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन तुम बाकी 8 को क्या बोलने वाला, सर बाकी 8 मैं कहाँ यूज करता हूँ, अपने फार्म हाउस और उन सब चीजों से रिलेटेड, इसलिए वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो ये प्रोविजन टैक्सेबिलिटी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये प्रोविजन था कि उधर आपका वो टैक्सेबल न कर दे, इसलिए वो डाला गया इसे। हाँ, यदि तुम किसी को रहने के लिए दिया और उससे भाड़ा लिया, भाड़ा लेते ही तो बोला भाई ये तो इनकम है, फिर तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ इनकम का उस सेंस में था कि आपसे उस घर का कोई कैलकुलेशन, हाँ अब उस घर का तुम डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हो जाएगा। बस उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया था कि वो घर किसी जमीन पे होगा, और वो जमीन कहाँ होना चाहिए।
उस पे एक छोटा सा डायग्राम अपने लिए थे कि एक शहर में यदि रहा तब तो भाई वो क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन शहर से भी रेंज तक माना गया। यदि एक गांव, ऐसे तो एग्रीकल्चर रूरल एरिया की बात कर रहा था, लेकिन रूरल एरिया का भी एक बाउंड्री होता है, और सिर्फ बाउंड्री तक ही वो रूरल नहीं है। रूरल एरिया का बाउंड्री है यहाँ तक, लेकिन सिर्फ वहीं तक वो नहीं है, वहां से थोड़ी दूर तक भी उसका एरिया एग्रीकल्चर, सॉरी रूरल तो ये। मान लो यहां तक शहर था, और यहां से क्या है, विलेज गांव है, यानी रूरल। तो ये नहीं कि सिर्फ यही रूरल हुआ, ये जो शहर है ना, इसका एक सर्टेन रेंज तक भी वो शहर ही माना जाएगा। डिपेंड करता है इस शहर की आबादी कितनी है। तो शहर ये है, यदि ये शहर की आबादी बहुत ज्यादा है, यानी 10 लाख से ऊपर, तो 8 किलोमीटर तक भी वो गांव क्या माना जाएगा, 1 से 10, 6 किलोमीटर। और 10 तक, 10 से ऊपर तो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो शहर यानी वो बंदा है तो गांव, रूरल एरिया, लेकिन फिर भी माना जाएगा वो क्या है, शहरी है। तो इसीलिए वो एक तरीका उसने बताया कि वो पॉपुलेशन और वो। तो मेन मुद्दे की बात से निकल के क्या क्या आया एग्रीकल्चरल में, रेंट रेवेन्यू, एनी इनकम। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का मतलब ये है इंसान की मेहनत कर रहा है, फिर कुछ निकल के आ रहा है, और फिर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं। ये जो वर्ड है कल्टीवेशन, खुद से तो खेती नहीं होगा भाई, इसलिए इसी टैक्सेशन लॉ में लिखा है विदाउट ह्यूमन एफर्ट रहा, विदाउट ह्यूमन एफर्ट रहा तब तो वो एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा, विदाउट रहा तो। अब आगे बढ़ा तो फिर क्या था, एनी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग वाला एरिया, रूरल एरिया, वो भी रखा। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी था। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, एक्सप्लेनेशन में ये है कि इनकम डिराइव फ्रॉम बिल्डिंग और लैंड जो है, एनी पर्पज इंक्लूडिंग लेटिंग, किराए पे दिए हो, तब तो बोला वो एग्रीकल्चरल नहीं है। वैसे भी समझना था, कुछ लोग जबरदस्ती ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे। और बोला यदि सैपलिंग और सीडलिंग कर रहे हो नर्सरी वाले, तो बोला उनके लिए भी क्या है, एग्रीकल्चर। बस ये है कि वो गमले में उसे खेती करके बेच रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो वो फुलफिल कर रहा था। उसी को समराइज छोटा सा पार्ट लिया, और फिर एग्रीकल्चर में बोल दिया हॉर्टिकल्चर, पेड़ पौधे, फ्लोरिकल्चर, फुल, एरोबिकल्चर, सिल्विकल्चर, ये सारी चीजें, किसी भी तरह की खेती हो, सब का सब एग्रीकल्चरल में आएगा। बस वो ह्यूमन एफर्ट होना चाहिए। एग्रीकल्चर की परिभाषा मेन थी ये। अब इसी पे एक और टुकड़ा पूछ देता है जो हमेशा सब में मिलेगा। अब ऐसे तो मैंने अभी कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन देना था, लेकिन अब एक मैटर ऑफ डिबेट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या, कुछ इनकम नॉर्मली लगता है कि एग्रीकल्चर नहीं है, बट लॉ कहता ना बाबा एग्रीकल्चर है, और केस लॉ में वो हुआ भी। लीज ऑफ लैंड फॉर व्हाट पर्पज, ग्रेजिंग ऑफ कैपिटल, बोला वो एग्रीकल्चर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल कहा, खाली जमीन में आपने गाय भैंसों को बांधा, वो सिर्फ बांधने के लिए दिए थे ना, बट यहाँ क्या है, खाने के लिए दे रहे। तो खाने के लिए दे रहे तो इनडायरेक्टली हम अपना वो घास क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और वो घास को उगाने में भी मेरा मेहनत लगा होगा, मेंटेन किए होंगे, तभी हो रहा है। कल एक न्यूज में देख रहे थे, चाइना बहुत सारे डक्स यानी बत्तख को पाला है, 5,000। बोला वो खुद हम खेतों से वो गंदगी को साफ नहीं कर पाते हैं, तो बत्तखों को छोड़ दिया, वही लोग क्या कर रहे हैं, वो सब साफ कर दे रहे हैं, और उनको ट्रेंड भी किया। तो आगे चला, तो ग्रेजिंग ऑफ लैंड यदि है तो बोला वो एग्रीकल्चर। और थोड़ा सा केस क्या था कि यदि कोई पार्टनरशिप फॉर्म खेती के काम में ही है, तो एक तरह से पार्टनरशिप का इनकम ही कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। और उसी इनकम को तो पार्टनर सैलरी, रेंट, वो सब बोल करके क्या करता है, लेता भी है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो एग्रीकल्चरल है ही है, बट पार्टनर के लिए भी वो इनकम क्या माना जाएगा, क्योंकि वही इनकम बढ़ रहा है। तो पार्टनर, लेकिन वही पार्टनरशिप एक्ट पढ़े होंगे कभी, यहाँ इनकम टैक्स में पार्टनरशिप के सवाल में भी थोड़ी सी चीज आएगी। एक्टिव पार्टनर को यदि सैलरी मिला ना, तो उसके लिए वो एग्रीकल्चरल है। एक्टिव तो उसका उल्टा कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर को मिलेगा तो नहीं होगा, क्यों, वो तो काम ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, स्लिपिंग भी होगा तो उसके लिए क्या होगा, एग्रीकल्चरल होगा। तो यहां सिर्फ सैलरी में कौन सा वर्ड है, एक्टिव, बट इंटरेस्ट में कौन सा वर्ड रहा, एनी पार्टनर। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रहे, केस लॉ याद है तो बहुत बढ़िया। सेल ऑफ ट्री प्लांटेड इन फॉरेस्ट, अब हो सकता है बहुत लोग साल सगन के पेड़ ही लगा देते हैं, इंटेंशन ये है कि 15-20 साल बाद उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, वो भी एक पार्ट है, मतलब वो भी एग्रीकल्चरल है।
आजकल उन फसलों का इंश्योरेंस भी होता है। यदि फसलें डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, बोला भाई वो भी एग्रीकल्चरल है क्योंकि उसी फसलों के बदले में मिला है। सेल ऑफ सीड, अब वो जो सीड आया उसको बेचे, बोला भाई वो भी एग्रीकल्चरल है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर एंड क्रीपर्स, वो तो पहले ही देख लिया। कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो या मेडिकल प्रोडक्ट वाला प्लांट हो, है तो वो भी एग्रीकल्चर ही भाई। तो इस तरह की इनकम को बोल दिया गया कि ये एग्रीकल्चरली होगा। कभी बोले कि दो का नाम बताओ, इसमें से भी दो नाम उठा के क्या किया, दे दिया। ऐसे तो राइस ग्रोइंग वो सब कुछ भी लिख सकता था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आंसर वही लिखोगे, स्टेट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, तो उसमें से दो नाम दे देना। लेकिन एक दूसरा टुकड़ा है, लोग जबरदस्ती कहते हैं कि ये एग्रीकल्चरल है, बट लॉ बोलता ना भाई ये नॉन मानेंगे। अब पार्टनरशिप फॉर्म वाला पार्टनर लिया तो एग्रीकल्चर, तो फिर किसी तरह कोई कंपनी है जिसका काम ही एग्रीकल्चर है, वो अपने शेयर होल्डर को क्या दी, डिविडेंड दी, तो उसका शेयर होल्डर भी बोला भाई मेरे लिए भी एग्रीकल्चर, लॉ बोलता ना ये नहीं होगा। बोला कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही है, और वहां शेयर होल्डर काम नहीं कर रहा है। पार्टनरशिप में काम कौन कर रहा है, पार्टनर काम कर रहा है भाई। फिर रेंट एग्रीकल्चरल है, लेकिन रेंट के बाकी पे जो इंटरेस्ट मिला वो एग्रीकल्चर नहीं है भाई। अब कोई रेंट लेट से दिया तो वो एग्रीकल्चर नहीं होगा। फॉरेस्ट से जो सामान आया बेचा था वो एग्रीकल्चर था, लेकिन यदि वो विदाउट ह्यूमन एफर्ट है, उसको अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद से उगाया, खुद ही बड़ा हो गया जंगल झाड़, और उसको बेचा, बोला वो एग्रीकल्चर नहीं होगा क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। कंपनी के मामले में डायरेक्टर जो सैलरी लिया, बोला वो एग्रीकल्चर, बोला ना वो भी नहीं होगा। यानी कंपनी के केस में कंपनी तक एग्रीकल्चर, कंपनी के बाद एग्रीकल्चर का कोई रोल नहीं। मनी लेंडर कोई लोन दिया था और उसके ब्याज के बदले में खेती का सामान लेके बेच के बोलता है एग्रीकल्चर, बोला भाई तू तो खेती नहीं किया। खेतों को पानी बेचा, इरिगेशन, बोला भाई ये भी एग्रीकल्चर नहीं। जमीन खरीदा और उसमें पहले से फसल खड़ी थी, पहले से खड़ी थी, तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए नॉन एग्रीकल्चर। खेती की जमीन को बेचे हो तो कैपिटल गेन, वो तो कैपिटल गेन में जाएगा, वो ठीक है, वहां एग्रीकल्चर कैपिटल एसेट्स है नहीं है, वो वहां का कंडीशन है, बट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, मतलब ये सब कहां से एग्रीकल्चर भाई। एंड माइन का व्हाट, रॉयल्टी। बहुत सारे सवाल सिर्फ इसी पे ही है मोस्टली, यदि बोलोगे तो। जैसे कि आखिरी सवाल ही पूछता है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम है या क्या है। तो वो पूछता क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या था, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर व्हाट, रिक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन सरकार ले ली जिसे आप एग्रीकल्चरल पर्पज में यूज कर रहे थे। बोला भाई ये कहां से एग्रीकल्चरल, ये तो ऑब्वियसली क्या रहा, नॉन एग्रीकल्चरल ने। डिविडेंड रिसीव्ड, बात ही आई नॉन एग्रीकल्चरल। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ ए वाइल्ड ग्रास, स्पॉन्टेनियस, खुद से हुआ है, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से। इनकम अर्न फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, बात करेंगे, इसमें कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर और कुछ हिस्सा नॉन, 60-40, तो वो याद रखना पड़ेगा। इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस फ्रॉम पैडी परचेज बाय द व्हाट। अब तुमने धान खरीदा और उसको चावल निकाल करके बेचा, बोला भाई तेरे लिए एग्रीकल्चर नहीं है, पैडी तक ही एग्रीकल्चर जिसने ग्रो, हाँ वो फार्मर यदि खुद बेचा होता तो पैडी तक एग्रीकल्चर, उसके बाद वाला नॉन एग्रीकल्चर। तो कुछ नाम आपको सीधे सीधे वैसे दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा बताओ इसमें एग्री है या व्हाट, नॉन एग्री। केस लॉ के साथ पढ़ा है और बेहतर। अब जैसे कि 11, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन बेचो भाई, तो ये तो नॉन ही है यार। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, ये भी नॉन रहा। सेलिंग राइस प्रोड्यूस फ्रॉम द पैडी परचेज बाय एसएससी, अभी देखा भाई पैडी खरीद के बेचे हो तो तुम्हारे लिए तो वो नॉन एग्रीकल्चरल है। Income by way of selling rice produced from the paddy purchased by the SSC, इसको छोड़ना भाई। आपने किसी से पैडी खरीदा और फिर उसमें से चावल बेचे तो तुम्हारे लिए तो एग्रीकल्चर नहीं है ना भाई।
हम ही फार्मर है, तो अब आ रहा उसी पे थोड़ा सा कि उसने बोला ना फिट फॉर मार्केट, तो अब आ जाते हैं। एक बीच में केस है लेकिन तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं। एग्रीकल्चरल एग्जेम्प्ट है बट उसमें भी एक स्पेशल कैलकुलेशन है। फिफ्थ में पढ़ोगे ये कहानी क्या है, कि पार्शियल इंटीग्रेशन वाला। अब आ जा ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल एंड व्हाट, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल, क्योंकि एक ही आदमी अब पूरा काम कर रहा है। तो यदि आपका दोनों है इंटीग्रेटेड, एक साथ दोनों कर रहे हो, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है और साथ ही साथ व्हाट, नॉन एग्रीकल्चरल भी है, तो बोला पहले तो प्रॉफिट जो है सच वो सेग्रीगेट होगा, कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चरल, बोला वो सेग्रीगेट करना होगा। अब बोला सेग्रीगेशन का तरीका क्या है भाई, तो पहले तो उसने कुछ बिजनेस का नाम लिया जिनके लिए उसने एक फिक्स परसेंटेज दे दिया। क्या बोला कि पहले टोटल निकाल लो, और बोला कि फिक्स परसेंटेज है, और परसेंटेज में जो मैक्सिमम वाला पार्ट है वो एग्रीकल्चरल है, और मिनिमम वाला क्या रहा, नॉन एग्रीकल्चरल। तो बोला पहले ये मत सोचो कि कौन सा एग्री, बोला पहले मान के चलो टोटल इनकम कितना, एग्री नॉन एग्री का फंडा ही हटा लो। और फिर बोला यदि वो टी है तो रूल 8 इनकम टैक्स रूल 60/40। एक और आइटम है 60/40, वो है कॉफी, स्पेशल कॉफी 7B2 60/40, क्योंकि जनरल कॉफी जो है ना ग्रोन एंड क्योर्ड, क्योंकि ग्रोन क्योर्ड के बाद कॉफी में भी बहुत सारी वैरायटी, रोस्टेड, ग्राउंडेड बाय सेलर, विद और विदाउट चिकोरी, अलग अलग जो भी है। तो जनरल कॉफी रहा तो 75/25, और स्पेशल रहा तो साइलेंट रहे तो जनरल ही मानेंगे। एंड रबर 7A 65 एंड वॉट। बोला ये जो तीन धंधे थे, कौन से तीन धंधे, टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर, कॉफी में दो अलग अलग पार्ट, बोला वो फिक्स परसेंटेज रहा। अब रहा अदर कंपोजिट बिजनेस, अब चाहे कोई भी हो, बस उसमें क्या बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक एग्रीकल्चर, यानी पैडी तक एग्रीकल्चरल, और पैडी के ऊपर वाला जो हिस्सा रहा वो क्या हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल। और उसे निकालते वक्त पैडी की कीमत को माइनस कर लेंगे। मतलब हमने खेती किया, खेती करने में मेरा खर्च हो गया 2 लाख। अब खेती करने के बाद जो सामान आया पैडी, हमने पैडी के तौर पे नहीं बेचा, हमने उसे चावल के रूप में बेचा 10 लाख, पर चावल बेचने के लिए उसे बहुत सारा प्रोसेसिंग, लेकिन चावल को 10 बेचा तो ऐसे तो 8 कमाए। लेकिन एग्रीकल्चरल वाला बोला भाई पहले तो उसे डिवाइड करो, कि सिर्फ पैडी बेचते तो कितना में बेचते, तो बोला सिर्फ पैडी बेचते तो 7 लाख में बेचते, तो बोला सिर्फ पैडी बेचते तो 7 में बेचते, तो बोला वहां बेचने लायक की अवस्था में तो आई गए थे, वहां तक का इनकम एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना, 5 लाख, 2 लाख तो खर्चा भी हुआ है यार, तो 7 तक, लेकिन हमारा 2 खर्चा हुआ तो नेट तो हम 5 कमाए होंगे। और नॉन एग्रीकल्चरल कितना, 3 लाख, 10 लाख में चावल बेचे हो, और मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल पैडी का दाम कितना था, तो 7 के ऊपर वाला हिस्सा कितना रहा, 3, तो टोटल 8 लाख में से 5 लाख एग्री, 3 लाख, 2 मिनट दो, ठीक है। तो ये एग्री एंड वॉट, नॉन एग्री का फंडा रहा। इसी पे कुछ एक सवाल थे, सारे के सारे एग्रीकल्चरल एंड वॉट, नॉन एग्रीकल्चरल। जैसे कि एक सवाल नंबर 12, क्या बोला, सेल ऑफ टी कितना, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टी कितना, तो खर्चा लगा के कितना हो गया इनकम 10, टैक्सेबल इनकम 40% नॉन एग्री और 60% वॉट, तो 40% 4 लाख रुपया क्या होगा, क्लियर। सारा चैप्टर ले देके यही था, बस इसमें से एक सवाल आप नहीं बना रहे हो तो वो सैलरी के साथ फिट बैठेगा, नंबर 8, नंबर, क्योंकि पॉइंट नंबर डी सैलरी में थोड़ा सा जाने वाला है, बट बाकी सारे सवाल आपके क्या है, इधर के हैं, ठीक है। अब जैसे नंबर 7, टी है 60/40, रबर है 65/35, तो पार्ट दोगे तो बाकी का एग्री और दूसरा क्या रहा, नॉन एग्री। तो ना थोड़ा सा ठीक है, तो कौन थे, मिस रजनीता बोस, एग्री एंड नॉन एग्री में बांट लेना। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी 60/40, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर 65/35,
ओके, 3 20 और वॉट 2,02,000 और 1,18,000। क्लियर है? तो बाकी सवाल बना करके प्रैक्टिस कर लेना, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। लेकिन अब मेन चैप्टर पहले कौन सा? पहले सैलरी। सैलरी, चलो अब सेट और वो छोटा छोटा चैप्टर। सैलरी में 2 से 3 क्लास। अच्छा चलो।